इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। मैं हूं आपके साथ नेत्री त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। शंकराचार्य, स्वरूपानंद सरस्वती और साईं समर्थकों के बीच घमासान तेज होता जा रहा है। हरिद्वार में साईं भक्तों ने शंकराचार्य के बयान के विरोध में गोविंद घाट पर साईं की मूर्ति को दूध और गंगा जल से स्नान कराया। हरिद्वार के गोविंद घाट पर साईं समर्थक पूरे जोश के साथ पहुंचे थे। साईं की मूर्ति को स्नान कराने के बाद खुद साईं भक्तों ने भी गंगा में डुबकी लगाई। दरअसल स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं को लेकर विवादित बयान दिया था। स्वरूपानंद ने कहा था कि साईं भक्तों को गंगा स्नान नहीं करना चाहिए। साईं भक्तों ने जिसके विरोध में ये स्नान किया। इससे पहले साईं भक्तों ने हरिद्वार में हर की पौड़ी पर स्नान करने की तैयारी की थी, लेकिन जिला प्रशासन ने बवाल होने की आशंका जाहिर करते हुए हर की पौड़ी पर स्नान पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद साईं भक्तों ने गोविंद घाट साईं को स्नान कराकर सांकेतिक विरोध दर्ज किया। हरिद्वार में साईं विवाद पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के मठ में आज एक अहम मीटिंग है। खबर है कि शंकराचार्य की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग में कई संत हिस्सा ले रहे हैं। साईं बाबा और शंकराचार्य विवाद मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा है कि वो खुद साईं जी को मानती हैं। मैं अपने आप को उस बात से विलत कर रही हूँ। मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ और साईं बाबा के भक्त यदि उनको भगवान मानते हैं तो वो इंडिविजुअल आस्था है, उसको मैं नहीं पाऊंगी। मतलब मैं अपने आप को उस बात से विलत कर रही हूँ। मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ और साईं बाबा के भक्त यदि उनको भगवान मानते हैं तो वो इंडिविजुअल आस्था है, उसको मैं नहीं पाऊंगी। मतलब उमा भारती के इस बयान पर शंकराचार्य ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि उमा के गुरु उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं। अब उमा बताएं कि वो सही है या उनके गुरु। उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य देकर ये दिखला दिया है कि वो कैसी सन्यासिनी है। के गुरु विश्वेश्वर तीर्थ, उनका परसों ही हमारे पास समर्थन में टेलीफोन आया था। हालांकि उमा भारती ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के खिलाफ कुछ नहीं कहा। उमा भारती ने कहा कि शंकराचार्य उनके पिता समान हैं और वो उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। साईं के समर्थन में उतरी केंद्रीय मंत्री उमा भारती को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर उमा खुद को सनातन धर्मी मानती हैं तो शंकराचार्य की कही बातें उन्हें माननी होंगी। दागी सांसदों और विधायकों को लेकर मोदी सरकार ने सख्ती दिखाई है। पीएम के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को चिट्ठी भेजी है, जिसमें दागी नेताओं के खिलाफ जांच तेज करने को कहा गया है। हरियाणा के सूरजकुंड में बीजेपी की पाठशाला का आज दूसरा दिन है। आज संघ के सह सर कार्यवाह सुरेश सोनी ने बीजेपी के नए सांसदों की क्लास ली। सोनी ने सांसदों को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया और कहा कि सांसदों को संगठन के संपर्क में रहना चाहिए। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सांसदों को संबोधित किया। जावड़ेकर ने नए सांसदों को बताया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय अगले महीने से एक मंथली मैगजीन निकालेगा, जिसमें सरकार के कामकाज का लेखा जोखा दिया जाएगा। इससे पहले ट्रेनिंग कैंप के पहले दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने नए सांसदों को बयानबाजी के बजाय काम पर ध्यान देने का मंत्र दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि सांसद व्यक्ति पर नहीं, मुद्दे पर बात करें। वहीं पीएम मोदी ने एक बार फिर सांसदों को भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार से बचने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता के बीच अच्छा व्यवहार करें, जिससे नई पीढ़ी आपसे सीख सके। पीएम बोले, विपक्ष और जनता की नजर आप पर है। भोपाल में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने राजभवन के बाहर धरना देकर व्यापम घोटाले को लेकर अपना विरोध जताया। एबीवीपी का आरोप है कि राजभवन घोटाले का अड्डा बना हुआ है और सैकड़ों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस ने व्यापम घोटाले में संघ नेताओं केएस सुदर्शन और सुरेश सोनी को बेदाग करार कर दिया है। पुलिस ने बयान जारी करके कहा है कि घोटाले से पूर्व संघ प्रमुख और संघ नेता का कोई लेना देना नहीं है। यही नहीं, एमपी पुलिस ने घोटाले में इन दोनों के नाम आने को अफवाह करार दिया। इससे पहले मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले को लेकर बोलने से बच रहे संघ नेता सुरेश सोनी ने शनिवार को चुप्पी तोड़ी।
सोनी ने सुदर्शन और खुद का नाम उछाले जाने को सियासी साजिश बताया। सोनी ने कहा वो गलत काम की पैरवी कर ही नहीं सकते। इस मामले में सुरेश सोनी ने मीडिया को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि इसका मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, केस कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में केस चल रहा है, उस अंश को नेशनल मीडिया के अंदर और दिन भर दिखाना विषय को, ये कोई ना कोई एक पॉलिटिकल डिजाइन लगता है। मीडिया ट्रायल या जजमेंट न देते हुए अदालत में केस चल रहा है। वहीं सुरेश सोनी ने घोटाले में पूर्व सर संघचालक के सुदर्शन के नाम उछाले जाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि मिहिर ने ऐसा कोई खुलासा नहीं किया है। सुदर्शन जी जैसे देश के लिए समर्पित जीवन का नाम घसीटना एक राजनीतिक डिजाइन ज्यादा लगता है। मिहिर ने वक्तव्य दिया है कि मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। दरअसल व्यापम घोटाले में गिरफ्तार कुछ आरोपियों ने पूछताछ में आरएसएस के 2 बड़े नेताओं पर उंगली उठाई थी। आरोपियों ने पूर्व सर संघचालक दिवंगत के सुदर्शन और सह सर कार्यवाह सुरेश सोनी पर सिफारिश करने का आरोप लगाया था। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने व्यापम घोटाले में आरएसएस के नेताओं का नाम आने पर चुटकी ली है। आजम ने कहा कि अगर अच्छे दिन आ गए हैं तो फिर इस तरह के घोटाले क्यों सामने आ रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीटेक छात्रों का संघर्ष रंग लाया है। छात्रों के कड़े विरोध के आगे झुकते हुए यूजीसी ने 4 साल के कोर्स को बरकरार रखने को आदेश जारी कर दिए हैं। बीटेक के छात्र पिछले कई दिनों से उनके 4 साल के कोर्स को खत्म किए जाने का विरोध कर रहे थे। यूजीसी ने डीयू को प्रस्ताव भेज दिया है। यूजीसी के आदेश के बाद पिछले साल एडमिशन लेने वाले बीटेक के छात्रों ने भी राहत की सांस ली है। अब वो अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए 4 साल का डिग्री कोर्स पूरा कर सकते हैं। इससे पहले आज डीयू के बीटेक के छात्रों ने दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति के घर के बाहर प्रदर्शन किया, जहां उनकी पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हो गई। काफी देर तक बीटेक के छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। छात्र 4 साल के कोर्स को खत्म किए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। बीटेक के छात्रों ने स्मृति ईरानी पर आरोप लगाया कि उनसे बात करने के लिए वो घर से बाहर ही नहीं निकली। उनके पीए ने बाहर आकर छात्रों से बात की। लंबे वक्त तक असमंजस की स्थिति रहने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का रास्ता साफ हो गया है। डीयू में 1 जुलाई से दाखिले शुरू हो जाएंगे। इसके ठीक एक दिन पहले 30 जून को फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आ जाएगी। दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह भगवान जगन्नाथ के मंदिर में पूजा करने पहुंचे। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं देशवासियों को इस खास मौके पर शुभकामनाएं देता हूं। उधर ओडिशा में आज भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जा रही है। रथ यात्रा में लाखों भक्तों की भीड़ जुटी हुई है। जय जगन्नाथ के जयकारे के साथ भक्त आगे बढ़ रहे हैं। आतंकी हमले के मद्देनजर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुरी में 6,500 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, जबकि यात्रा के हर रास्ते पर सेना और राज्य पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा है कि वो भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं करेंगे। दरअसल प्रशासन की तरफ से उन्हें एक पत्र मिला है जिसमें यह कहा गया है कि वो अपने शिष्यों के साथ दर्शन करने न आया करें। प्रशासन के इस फरमान से वो नाराज हैं। गुजरात के अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ की 137वीं रथ यात्रा की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने यात्रा की शुरुआत की। इससे पहले पिछले 12 सालों से नरेंद्र मोदी यात्रा को हरी झंडी दिखाते थे। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा की शुरुआत मंगल आरती से हुई। वे जमालपुर के 400 साल पुराने मंदिर से रथ यात्रा शुरू हुई, जो कि कई इलाकों से होकर गुजरी। बीजेपी नेता अमित शाह भी रथ यात्रा में हिस्सा लेने अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने भगवान जगन्नाथ मंदिर में विशेष आरती में हिस्सा लिया। इस बार मोदी के बगैर जगन्नाथ यात्रा शुरू हुई है। रथ यात्रा शुरू होते ही जय रणछोड़ माखन चोर और हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल के किनारे गूंजे। रथ में भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और दाऊ बलराम सवार हैं। यात्रा के 18 किलोमीटर के सफर में भक्त उनके दर्शन कर पाएंगे। यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रथ यात्रा के रूट पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। लाखों लोगों की भीड़ को देखते हुए चप्पे चप्पे पर चौकसी बरती जा रही है।
कोलकाता में भी भव्य जगन्नाथ यात्रा निकाली गई। यात्रा में हजारों लोग हिस्सा ले रहे हैं। रथ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं यूपी के वाराणसी में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू की गई। काशी नगरी में भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती के साथ इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई। इसी के साथ बनारस में आज से 3 दिनों का मेला भी शुरू हो गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज इराक संकट पर दिल्ली में खाड़ी देशों के राजनयिकों के साथ मीटिंग कर रही हैं। मीटिंग में सुषमा स्वराज के साथ विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह भी मौजूद हैं। मीटिंग में इराक संकट पर खाड़ी देशों के राजनयिकों के साथ मंथन चल रहा है। इराक में गहराते संकट के बीच भारत ने अपने बंधकों को वहां से निकालने का काम तेज कर दिया है। भारत ने शनिवार को इराक के शांत इलाकों से 10,000 भारतीयों को निकालने के लिए 3 कैंप ऑफिस बनाए हैं। कैंप ऑफिस के अधिकारी उन जगहों पर जाएंगे जहां भारतीय नागरिक काम करते हैं। अगर वो वहां से निकलने के इच्छुक हैं तो उन्हें निकालने का वो इंतजाम करेंगे। उनकी यात्रा के लिए दस्तावेज के इंतजाम के साथ भारतीय विदेश मंत्रालय उनके एयर टिकट का इंतजाम भी करेगा। गौरतलब है कि बहुत से भारतीयों के पासपोर्ट उनकी कंपनियों ने जब्त कर लिए हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अगवा 39 भारतीय सुरक्षित हैं। भारतीय दूतावास तिक्रित में फंसे 46 नर्सों के भी संपर्क में है। मंत्रालय ने नर्सों के कंपाउंड में धमाके की खबरों का भी खंडन किया है। इराक में फंसे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों के बीच भारतीय नौसेना ने फारस की खाड़ी में आईएनएस मैसूर और अदन की खाड़ी में आईएनएस तरकश को तैनात किया। नेवी ने दोनों जंगी जहाजों के कप्तानों से अगले निर्देशों की प्रतीक्षा करने को कहा है। सूत्रों ने बताया कि अगर जरूरत पड़ी तो आईएनएस मैसूर और आईएनएस तरकश को इराक में फंसे लोगों को निकालने के अभियान में इस्तेमाल किया जा सकता है। इराक में हालात बिगड़ने के बाद बड़ी संख्या में भारतीय इराक के अलग अलग हिस्सों में फंस गए हैं। उधर इराकी सेना ने सद्दाम हुसैन के गृहनगर तिकरीत से आईएसआईएस के आतंकियों को पीछे खदेड़ दिया है। इराकी विमानों और टैंकों की मदद से हजारों इराकी सैनिकों ने तिकरीत पर चारों से हमला किया। सेना के हवाई हमलों में 60 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। चेन्नई में निर्माणाधीन इमारत के गिरने से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इमारत के मलबे में अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इमारत 11 मंजिल बनाई गई थी। हादसा पुरौर के मुगालिवकम इलाके में हुआ। चश्मदीदों के बयान के मुताबिक इमारत में काम चल रहा था। इसी दौरान ये अचानक ही भरभरा कर ढह गई। जिस इलाके में हादसा हुआ वहां बीते कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि बारिश की वजह से यह हादसा हुआ। इमारत के 10 फ्लोर का काम खत्म हो चुका है। 11वीं मंजिल पर काम चल रहा था। इसी दौरान इमारत ढह गई। कई लोगों को मलबे से बाहर निकाला जा चुका है। मौके पर एम्बुलेंस, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ राहत और बचाव के काम में लगे हुए हैं। दमकल की 12 गाड़ियां और 100 से ज्यादा फायर फाइटर राहत और बचाव के काम में जुटे हैं। बारिश को हादसे की एक वजह माना जा रहा है, लेकिन असल वजह जांच के बाद ही पता चल पाएगी। अधिकारियों का कहना है कि पहले मलबे में दबे लोगों को निकालना प्राथमिकता है। इमारत में फंसे लोगों में ज्यादातर आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से आए मजदूर बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जयललिता ने एक बयान में बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि वो इस हादसे से बेहद हैरान हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री पी राधाकृष्णन ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। उन्होंने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। यूपी के बाराबंकी में निर्माणाधीन मकान गिरने से 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर मलबे में दब गए। इसमें से 20 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 3 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। इससे पहले कल दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में भी बड़ा हादसा हुआ। यहां एक 4 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। इंद्रलोक में हुए हादसे को लेकर एनडीएमसी ने कार्रवाई करते हुए 2 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया है। इनमें जूनियर इंजीनियर के कौशिक और असिस्टेंट इंजीनियर राम अवतार गोयल शामिल हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इंद्रलोक इलाके का दौरा किया। केजरीवाल ने उस जगह का दौरा किया जहां इमारत गिरी थी। केजरीवाल ने इस हादसे के लिए एमसीडी और पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने चीन की घुसपैठ को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मनीष तिवारी ने कहा है कि आक्रामक विदेश नीति की वकालत करने वाली सरकार चीन के घुसपैठ पर चुप क्यों है। चीन के नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को अपने हिस्से में दिखाने पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने साफ किया
कि मानचित्र से जमीन पर स्थिति नहीं बदल सकती। भारत ने जोर देकर के कहा कि अरुणाचल प्रदेश देश का एक अभिन्न हिस्सा है। अकबरुद्दीन ने इस बात के संकेत दिए हैं कि इस मुद्दे को उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल उठा सकता है। ये प्रतिनिधिमंडल पंचशील की 60वीं सालगिरह के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए चीन में ही है। दरअसल चीन ने एक बार फिर अपना नया नक्शा जारी करके नए विवाद को जन्म दिया है। चीन ने फिर अरुणाचल प्रदेश और इस बार जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से को अपने नक्शे में दिखाया है। केंद्र में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद चीन ने पहली बार ये विवादित नक्शा जारी किया है। दरअसल उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पंचशील समझौते की 60वीं सालगिरह के समारोह में हिस्सा लेने के लिए चीन में है। आज ही के दिन 1954 में भारत और चीन ने पंचशील समझौते पर दस्तखत किए थे, जिसमें शांतिपूर्ण संबंधों के लिए 5 सिद्धांतों का जिक्र किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हरियाणा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों से मुलाकात की। उन्होंने शिक्षकों की मांगों को जायज ठहराते हुए उनका समर्थन किया। वो वायदा पूरा नहीं हुआ है, उसके लिए ये लोग बैठे हैं। मेरा इनके साथ समर्थन है। हम पूरे जोर से पूरे स्टेट लेवल पर इस बात को उठाएंगे। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का आरोप है कि सीएम ने उन्हें गोहाना की रैली में भरोसा दिया था कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों को शिक्षा विभाग के अधीन लाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विनोद शर्मा ने भी हुड्डा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। जब आप बहुत से लोगों के सामने किसी घोषणा को करते हैं तो लोगों की आशाओं को आप पूरा करने की योजना बनाते हैं। किसी भी हालत में ये घोषणा को पूरा करना चाहिए। शिक्षकों की मांग का समर्थन करते हुए विनोद शर्मा ने भरोसा दिलाया कि उनकी पार्टी जन चेतना पार्टी शिक्षकों के अधिकारों के लिए हमेशा ही संघर्ष करती रहेगी। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के राहुल गांधी पर बयान के बाद पार्टी प्रवक्ता राशिद अल्वी ने पार्टी जन चेतना पार्टी शिक्षकों के अधिकारों के लिए हमेशा ही संघर्ष करती रहेगी। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के राहुल गांधी पर बयान के बाद पार्टी प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा है कि राहुल गांधी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और हम लोगों को उनकी लीडरशिप पर पूरा भरोसा है। दिग्विजय ने कहा था कि राहुल का मन राजपाट में नहीं लगता। वहीं बीजेपी राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल उठने से खुश नजर आ रही है। बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि चुनाव के समय राहुल पीएम बनने को बेचैन थे, लेकिन फ्लॉप होने पर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि वो सत्ता के भूखे नहीं हैं। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि वो शासक बनने योग्य ही नहीं है, तो ये तो अंगूर खट्टे हैं वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी पर दिए अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनका बयान गलत तरह से दिखाया जा रहा है। दिग्विजय ने कहा कि उनका मतलब था कि राहुल अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, न कि सत्ता पाने के लिए। दरअसल दिग्विजय सिंह ने पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर कहा था कि राहुल में शासन करने का टेम्परामेंट ही नहीं। दिग्विजय ने कहा कि राहुल को लोकसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए था। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा था कि राहुल का राजपाट में मन नहीं लगता और वो स्वभाव से शासक नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल का स्वभाव उस व्यक्ति जैसा है जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता है। दिग्विजय ने गोवा के एक केबल न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में ये बातें कही थी। दिग्विजय का बयान ऐसे समय में आया जब राहुल की नेतृत्व क्षमता को लेकर पार्टी के नेता ही सवाल उठा रहे हैं। दिग्विजय ने कहा कि राहुल को लोकसभा में नेता विपक्ष की भूमिका संभालनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्षता की प्रतीक रही कांग्रेस पर अब उसके सेक्युलर होने को लेकर ही सवाल उठने लगे हैं। ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के ही सीनियर नेता ए.के. एंटनी ने उठाए हैं। एंटनी ने कहा कि ऐसा जान पड़ता है कि धर्मनिरपेक्षता के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता में जनता का विश्वास कम हुआ है। एंटनी ने कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षता के मॉडल पर सवाल उठाते हुए कहा कि समाज के एक वर्ग को ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस खास समुदाय और संस्थाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। कांग्रेस सबके लिए समान नीति में विश्वास करती है, लेकिन लगता है हमारी नीति और सोच ठीक से कार्यान्वित नहीं हो सकी। बॉलीवुड एक्ट्रेस आइटम गर्ल और हाल ही में राजनीति में हाथ आजमा चुकी राखी सावंत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गई हैं। आरपीआई की सदस्यता ग्रहण करने के बाद राखी सावंत ने कहा कि मुझे गरीबों के लिए काम करना है।
श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से सोमवार को छोड़े जाने वाले ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-23 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस रॉकेट के जरिए 5 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे, जिनमें सबसे बड़ा और अहम सैटेलाइट है Spot7, जो फ्रांस का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इस प्रक्षेपण को देखने के लिए मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 20 सड़क आग का कहर देखने को मिला। रात के अंधेरे में एक स्कॉर्पियो धू धू कर जलने लगी। चश्मदीदों के मुताबिक चलती स्कॉर्पियो से एक चिंगारी उठी और देखते ही देखते आग ने पूरी स्कॉर्पियो को अपनी चपेट में ले लिया। यूपी के अमरोहा में सरेआम 2 लोग आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर थप्पड़ और घूसों की बरसात करने लगे। कई लोग उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने रुकने का नाम नहीं लिया। घटना अमरोह नगर पालिका की है। सफाई कर्मचारियों का एक गुट वेतन में बढ़ोतरी को लेकर धरने पर बैठा हुआ था। दूसरे गुट के नेता धरने को गलत बता रहे थे। ऐसे ही इन दोनों में लड़ाई हो गई। पंजाब के बरनाला में इलाज के दौरान 3 लड़कों की मौत पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। राजस्थान के अजमेर में एक 60 साल की बुजुर्ग महिला से गैंगरेप का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जालंधर के न्यू दिलबाग नगर इलाके में अपराधियों ने बीजेपी सांसद विजय सापला की मां से स्नैचिंग की। 65 साल की विमला देवी घर से बाहर निकली थी। उसी वक्त बाइक सवार बदमाशों ने उनके कान से बाली खींच ली। यूपी के पीलीभीत में एक महिला की पेड़ पर लटकती हुई लाश मिलने से हड़कंप मच गया। गुजरात के भावनगर में अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में बड़ा हादसा हुआ। शिप ब्रेकिंग यार्ड में धमाके से 5 लोगों की मौत हो गई। अरुणाचल के 2 शहरों में भारी बारिश के बाद भूस्खलन ने कहर बरपाया है। अरुणाचल के नाहरलगुन, कारसिंगसा और दोईमुख एरिया में रास्ते संकरे हो गए हैं। गुवाहाटी में बाढ़ के पानी ने तबाही मचा रखी है। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी शहरों में घुस गया है।